हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन स्टैंप एक्ट के क्वेश्चंस को, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में आए हुए हैं। हम 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उन सबको आज डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, हम शुरू करेंगे 2023 के पेपर से। 2023 के जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट, वेयर इन द केस ऑफ एनी सेल सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्प्लॉयड फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन, चूज द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है, जो कि नहीं गिवन है। सो द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ओनली शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल, ठीक है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पर गिवन है, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारे सेक्शन 4 में ईच ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी गई है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स की ही बात नहीं करी गई है। शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी ऑफ ₹1, ये सब करेक्ट है, लेकिन ईच ऑफ द अदर्स नहीं गिवन था, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है यानी कि डी, द ड्यूटी चार्जेबल ऑन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट सो डिटरमाइंड शैल बी द हाईएस्ट ड्यूटी विच वुड बी चार्जेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द सेड इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड। ये जो है ये हमारे प्रोवाइजो में गिवन है, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। नाउ हमारा जो 2019, सो हमारे 2023 में एक ही क्वेश्चन आया था। 2019 की बात करें तो यहाँ पर प्रोपोजिशन दिया गया और असर्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर हमें चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन दिया गया है। सो अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट द एक्सप्रेशन कन्वेंस इंक्लूड कन्वेंस ऑन सेल, ये बिल्कुल ठीक है। कन्वेंस डज नॉट इंक्लूड एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच मूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि इन्होंने नॉट को इंक्लूड कर दिया है। तो हमारे जो सेक्शन 2 क्लॉज 10 में कन्वेंस की डेफिनेशन दी गई है, तो कन्वेंस इंक्लूड्स कन्वेंस ऑन सेल, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। ऑन सेल एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल गिवन है यहाँ पर, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इंटर वाइवोस एंड विच इज नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय द शेड्यूल 1, ठीक है। तो यहाँ पर डज नॉट जो है वो गलत है, ठीक है। थ्रू कन्वेंस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इंटर वाइवोस, ये करेक्ट है। सो हमारा 1 और 3 जो है वो करेक्ट है और 2 जो है वो गलत है, तो इसका आंसर सी है। Which of the following provisions was inserted by Indian Stamp Act to prescribe the provision for the stamp duty on counterparts when duty is not paid on original instrument, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6A में गिवन है ये, ओके। Under Indian Stamp Act, all instruments chargeable with duty and executed by any person in India shall be stamped before the execution, at the time of the execution. It is both are correct, दोनों given है हमारे section 17 में, ठीक है। So now हमारा जो 2018 के पेपर पर हम आ जाते हैं। 2018 में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत बड़े बड़े आए थे, बट अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, अगर आप लोगों ने स्टैम्प एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 का वो ये है कि एनी पर्सन हु, पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि सेक्शन 68 की यहाँ पर बात हो रही है पेनल्टीज वाले की, ठीक है, पेनल्टीज फॉर पोस्ट डेटेड बिल्स, ठीक है। तो जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे, जब ये जो इन्होंने दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखिए इन्होंने पोस्ट डेटेड जहां पर आ गया, तो उससे आपको खुद समझ जाना चाहिए कि पेनल्टी में पोस्ट डेटेड की बात हो रही है, यानी कि सेक्शन 68 की बात हो रही है। तो ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्लॉज ए बी दोनों दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जहां पर गिवन है कि फाइन में बी एक्सटेंड टू 1000 रुपीज अंडर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट एज एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। जो ए ऑप्शन है वो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गलत है, क्योंकि 500 रुपीज दिया ही नहीं गया है 67 सेक्शन में, 1000 रुपी की बात करी गई है फॉर फाइन। सेक्शन अपना जो सी क्लॉज है इसमें सेक्शन 69 की बात हो रही है, जहां पर अगेन इन्होंने जो अमाउंट लिखा है फाइन का वो गलत है, वो 2000 रुपीज नहीं है, वो है 500 रुपीज और 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओके।
और जो हमारा डी क्लॉज है जहां पर 3000 रुपीज की बात करी गई है सेक्शन 70 में, वो तो वहां पर कोई फाइन की अमाउंट दी गई नहीं गई है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 70 है डील्स विद इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ओके, सो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सेल स्टैम्प्स हु डिसओबेज एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 74 and B, any person not so appointed who sells or offers for sale any stamp other than a 10 नए पैसे for 5 नए पैसे adhesive stamp shall be punished with। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये हमारे सेक्शन 69 में गिवन है और हमने पिछले ही सेक्शन में देखा था जो 69 की जो हमारी पनिशमेंट है वो है 500 रुपीज और 6 मंथ का फाइन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन ए गिवन है वहां पर हमने इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 2 years दिया गया है 74 में। 74 किस चीज की बात करते हैं? पावर्स टू मेक रूल्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं गिवन है, जो यहाँ पर ये 2 years की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो बी क्लॉज है वहां पर भी 2000 रुपीज की बात करी गई है 71 सेक्शन में। ये भी गलत है, क्योंकि 71 सेक्शन जो है हमारा डील्स विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एंड जो हमारा डी है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year, और 66 सेक्शन की बात करी गई है। तो वहां पर जो 66 सेक्शन है वहां पर जो पनिशमेंट गिवन है दैट इज 200 रुपीज। ठीक है, तो ये भी गलत है। 5000 रुपीज की बात करी गई है, ये भी गलत है यहाँ पर डी भी। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और सेक्शन 74 देख के आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 74 में ही गिवन है कि सेक्शन 69 में उसकी पनिशमेंट पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यान से ऊपर ऊपर तरीके से भी, तो सेक्शन 81 एंड 91 तो है ही नहीं हमारे स्टैम्प एक्ट में, तो आप वो दो तो काट ही दीजिए दो। ठीक है, आप कैसे एलिमिनेट हो गए। 51 जो है इट टॉक्स अबाउट अलाउंस इन केस ऑफ प्रिंटेड फॉर्म्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो है ए हमारा ऑप्शन जो है इट इज सेइंग नो मैजिस्ट्रेट अदर देन प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, और ये वाली जो बात कर रहा है ये गलत है, क्योंकि 51 में तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है, 71 में गिवन है, तो 71 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बोलूंगी कि आप एक बार ऊपर ऊपर तरीके से देखिए। देखिए फर्स्ट आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हट में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एज डिफाइंड अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये गलत है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आप सी में देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नहीं ये भी गलत है। एनआईए में गिवन है, जी हाँ एनआईए में गिवन है। आप मुझे बताएंगे कौन से सेक्शन में गिवन है एनआईए के। ठीक है, डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। ओके, राइट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, इट इज सेइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। नाउ यहाँ पर केस की बात हो रही है, तो जब भी केस की बात होती है देखिए मैं आपको बोलूंगी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी साइट पर ही जजमेंट्स डाल दी हैं। तो प्रेजेंटली 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आप एक बार गो थ्रू कीजिए, क्योंकि वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप जजमेंट पढ़ लीजिएगा, ये 2018 में आई थी, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज नसीरुद्दीन वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ next question is no instrument chargeable with duty shall be admitted in the evidence for any purpose by any person having by law or consent of the parties authority to receive evidence, or shall be acted upon, registered or authenticated by any such person or by any public officer unless such instrument is duly stamped. However, more provisions exist in the regard in the Stamp Act. Find on the correct options out of the following provisions. ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 35 की बात हो रही है जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड वाला प्रोविजन गिवन है हमारे एक्ट में। ठीक है,
तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप पढ़ेंगे वहां पर हमें शायद 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, सेक्शन 35 देखेंगे तो वहां पर, तो ए बी आर द करेक्ट ऑप्शंस, सो बोथ आर करेक्ट अंडर सेक्शन 35 ऑफ द स्टैम्प एक्ट। ओके, नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज ऑफ 2017, 2018 हम कर चुके हैं, 2018 का है, 17 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ बॉन्ड अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप जब बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे 2 क्लॉज 5 में, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये सभी करेक्ट हैं, यानी कि एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय a person obliges himself to pay money to any other on the condition that obligation shall be void if the specified act is performed or is not performed as the case may be। ठीक है, ये करेक्ट है। any instrument attested by the witness and not payable to the order or bearer where the person obliges himself to pay money to another, any instrument so attested whereby a person obliges himself to deliver grain or अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीज। ठीक है, लीज जो है हमारे 2 क्लॉज 16 में गिवन है। तो यहाँ पर जो अपट्टा इज अ लीज, ठीक है, काबूलियत भी लीज है। या अपने साइड में देखिए मैंने येलो में लिखा हुआ है पूरा का पूरा सेक्शन। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इट इज नॉट अ लीज। ठीक है, नॉट ध्यान रखना है आपने। एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन पर्सन इज इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम एंगेजेस टू इंडेमनीफाई। ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम की कहीं पर भी बात नहीं हो रही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आउट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स विच वन मे नॉट बी स्टैम्प्ड विद एडहेसिव स्टैम्प्स। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है चेक्स, यानी कि चेक्स का जो वो है उसको स्टैम्प करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी हमारे ये सेक्शन 11 में गिवन है जिसमें ये सारे क्लॉजेस गिवन है ए बी सी डी ई, ये आप ध्यान से पढ़िए सारे के सारे, इन सबको स्टैम्प की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपॉजिटरी आर नॉट बीइंग लायबल टू द स्टैम्प ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो यहाँ पर 8A में देखिए जो 8 वाला है ना सेक्शन, 8A बी सी डी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं, तो आप लोगों को ये सारे सेक्शंस को ध्यान से ध्यान देना। देखिए अब हम, अगर आप ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हम इसमें आप अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं आपके पूरे एक्ट के वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए डेफिनेशन से कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, हमारी जो पेनल्टीज वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो है हमारा सेक्शन 8, इनसे भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी आपने ध्यान में देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, और हमारा जो 8A है वो हमारे 1996 के अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया चार्जेबल विद ड्यूटी बट नॉट बीइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड आफ्टर फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है हमारे इसका करेक्ट आंसर है 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। ये कहाँ गिवन है हमारे सेक्शन 18 में। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ड्यूटीज पेनल्टीज एंड अदर सम्स रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर द इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड मे बी रिकवर्ड बाय द कलेक्टर। ये कहाँ पर गिवन है हमारे सेक्शन 48 में गिवन है रिकवरी ऑफ ड्यूटी एंड पेनल्टीज। सो बोथ आर करेक्ट, आइदर बाय ए और बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ओनली बाय डिस्ट्रेस sale of the movable property of the person from whom the same are due, only by any process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue. Okay, तो ये either by A and B is the correct answer. Okay, now हमारा next question है the expression corporization mentioned in section 8B of the Indian Stamp Act shall have the meaning as assigned in Securities Contract Regulation Act 1956 is the correct answer. Okay,
8A देखिए 8 से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक, ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चंस आ चुके हैं 2016 के पेपर तक हमारे, ठीक है। So section 8A of the Indian Stamp Act deals with the provisions regarding security dealt in depository not liable to be stamp duty was inserted by, बताया था ना अभी, 1996, ठीक है, Act 22 of 1996 is the correct answer. Soldier under the Indian Stamp Act includes any person who is enrolled under the Indian Army Act 1911, ठीक है, ये हमारे 2 clause 25 में सोल्जर की डेफिनेशन गिवन है, तो वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेटलमेंट अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट मींस डेपोजिशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पीछे हमने देखा था, ठीक है, सेटलमेंट भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मद्रास रिफाइनरीज वर्सेस चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू AIR 1977 SC 500 explains the application of, तो ये हमारा सेक्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 4 में गिवन है, ये सेक्शन 4 के एप्लीकेशन को बताता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट हु सर्टिफाइज द इंस्ट्रूमेंट, कलेक्टर इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अंडर सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट डिनोट्स, ठीक है, क्या इट डिनोट्स, एग्जामिनेशन ऑफ एंड इम्पाउंडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं ये गलत है, ये हमारे 33 में गिवन है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इनएडमिसिबल इन एविडेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये 35 में गिवन है। एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प्स, ये अलग चैप्टर ही है, तो देखिए अगर आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेंगे एक्ट को तो आधे तो पॉइंटर्स आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, 31 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है आपका, 49 भी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि अलाउंस ऑफ स्पॉइल्ड स्टैम्प्स की बात कर रहा है, दीज बोथ आर इन डिफरेंट चैप्टर्स, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड है उसका अलग चैप्टर है, ओके। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अंडर सेक्शन 57 of the Indian Stamp Act, the Chief Controlling Revenue Authority refers the case arise in the state to the High Court, ठीक है, High Court is the correct answer। और ये वाला सेक्शन आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि हमारा जो 57 सेक्शन है ना वो आपको ये बता रहा है कि कहाँ पर कोई भी द सेटलमेंट ऑफ द केस बाय चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी टू द हाई कोर्ट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों की बात बताई है, डिफरेंट डिफरेंट यूटीज का बताया गया है कि कौन से हाई कोर्ट में डलेगा। यहाँ पर मैं आपको 2-3 क्लॉजेस बता देती हूँ, उसके सिवाय आप लोग अपने बैरक्स में देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अंडमान निकोबार, इन सब का भी बताया गया, चंडीगढ़ की यूटी का बताया गया आपको कहाँ कहाँ उनके हाई कोर्ट में डलेगा, ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइए क्योंकि इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर पड़ेगा उसका केस, ठीक है। इफ इट अराइजेज इन स्टेट तो टू द हाई कोर्ट ऑफ फॉर द स्टेट, इफ इट अराइजेज इन द यूटी ऑफ दिल्ली तो कहाँ पे, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन was inserted in section 3 of the Indian Stamp Act in the year 2005, Act number 28. Under Indian Stamp Act 1899, लीज मीन्स, देखिए लीज पे भी 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी रेपिटेशन चल रही है यहाँ पे भी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, लीज मीन्स लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स ऑल्सो, और उसके बाद आपके और ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप अपने बैरक्ट में। सेटलमेंट, देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सेटलमेंट वाला, सेटलमेंट अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट मींस नॉन टेस्टामेंट्री डिपोजिशन, ठीक है। बिल ऑफ लीडिंग अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट इंक्लूड्स थ्रू बिल ऑफ लीडिंग, ये कहां पर गिवन है, 2-4 में, ठीक है, 2-4 में बिल ऑफ लीडिंग गिवन है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट रिलेट्स टू sale only, mortgage only, settlement only? No, it relates to all of the above, that is sale, mortgage and settlement. Next question is for the purpose of section 8, ये देख लो section 8 दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। Indian Stamp Act, the expression beneficial owner shall have the meaning as assigned in the Depositories Act 1966, ये आपको पता होना चाहिए
कि कौन से एक्ट ने रिप्लेस किया था हमारे इसको इंडियन स्टैम्प एक्ट किसको रिप्लेस करके आया, ठीक है। तो इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट के बाद ये वाला आया है हमारे पास, ये वाले सेक्शंस। ओके, अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, हु मे रिड्यूस, रिमिट और कंपाउंड द ड्यूटीज, हु विल डू दैट? गवर्नमेंट। ओके, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, इन केस ऑफ अ काउंटर पार्ट ऑफ लीज, देखो रेपिटेशन, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, पहले आया था ना पिछले, अभी स्टार्टिंग 2019 वाले पेपर में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी, द expense for providing proper stamp shall be borne by the lessor. Okay, section 29 में given है हमें ये duties by whom payable वाले section में। okay, now नेक्स्ट हमारा 2014 का जो है वो बात कर रहा है कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टैम्प्स। एडेसिव स्टैम्प्स भी देखो कितना रिपीट हो रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, बाय द पर्सन हु अफिक्सेस द एडेसिव स्टैम्प टू एनी इंस्ट्रूमेंट और बाय द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रूमेंट बेयरिंग एन एडेसिव स्टैम्प, ठीक है, सेक्शन 12 में गिवन है। नाउ क्वेश्चन 20 जो है यहाँ पर है 2014 का, अंडर द Stamp Act, the duty shall be liable in transfer of beneficial owner of the shares of the company. D is the correct answer. 8A में given है ये, ठीक है, 8A के क्लॉज C में, जो हमारा 8A है ना, उसका C में आप देखोगे the transfer of, उसके बाद आप पढ़ लो, उसमें सारे given है, ठीक है, ये सारे के सारे उसमें given है। Now moving on to next question, which is section 23A, deals with instrument connected with mortgage of marketable securities. B is the correct answer. Impressed stamps include labels affixed and impressed by the proper authority. Okay, now next is whether the guarantees agreement fall within the purview of subsection 1 of section 4 of Indian Stamp Act, ठीक है, इसका आंसर है no. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन एज टू अनस्टैम्प्ड रिसीप्ट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 34 में गिवन है। ओके, नाउ अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, इन केस ऑफ कन्वेंस इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, द एक्सपेंस फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टैम्प शैल बी बाय द guarantee, borne by the guarantee. Okay, all instruments chargeable with the duty and executed by any person in India shall be stamped by before or at the time of execution. ठीक है, ये भी repeated question है, ये भी पूछा जा चुका है, हमने starting में देखा था। So guys, that's all for today. I hope you like my video. Kindly like, share and subscribe to my channel, and all the best for Himachal Pradesh Judiciary.